हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 4 में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इन्हें हम बीमा के सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इस प्रकार है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। According to this principle, insurance is a contract based on faith। तो इस सिद्धांत के अनुसार बीमा एक ऐसा सिद्धांत है ऐसा जो कि भरोसे पर आधारित होता है। The insured and insurer must disclose all the material fact to each other and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other। If the insured hides any material fact from the insurance company and later on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay compensation. Failure to make disclosure of material fact by the insured makes the contract of insurance voidable at the discretion of the insurer. For example, if person has taken a life insurance policy by hiding the fact that he is a heart patient, and later on if the insured dies of a heart attack, then the insurance company can refuse to pay the compensation because a material fact was hidden by the insured. Similarly, if a factory owner takes a fire insurance policy hiding the fact that the electricity board has issued him a statutory warning letter to get his factory's wiring changed, and later on if the factory catches fire due to short circuit of wiring, then the insurance company can refuse to pay the compensation because insured has hidden the fact of statutory warning from the insurance company। यहाँ पर हमें अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल में बताया गया है कि बीमा करने वाले और बीमा कराने वाले व्यक्ति यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों व्यक्ति को एक दूसरे को इंश्योरेंस से संबंधित सभी बातें साफ साफ बता देनी चाहिए। कोई भी बात छुपाई नहीं जानी चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई जानकारी छुपाई जाती है तब ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा छुपाई गई जानकारी के कारण कोई नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्लेम का कंपेंसेशन देने से मना कर सकती है और पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाता है, वाइड कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति या इंश्योर्ड पर्सन की जवाबदारी होती है कि जब वो इंश्योरेंस कराना चाहता है तो उसे अपने बारे में सभी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को साफ साफ बता देनी चाहिए। यदि वो कोई जानकारी छुपाएगा तो उसे ही अंत में नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसके द्वारा इस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाया गया था वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख लेती है और बदले में कोई सुविधा नहीं देती। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है या जीवन बीमा कराता है और उसके द्वारा इसमें ये जानकारी छुपाई जाती है बीमा लेते समय कि उसे कोई हार्ट संबंधी बीमारी है या वो हार्ट पेशेंट है, इस बात को छुपा लेता है और इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है और बाद में उसकी उसी कारण से हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो जाती है, तब बीमा कंपनी उसके डेथ के बाद जो कंपेंसेशन उसे देना चाहिए था उसे देने से मना कर सकती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि पहले ही डिस्क्लोज करना आवश्यक था उसको उसने छुपा लिया था। इसी प्रकार से यदि किसी फैक्ट्री का ऑनर फायर इंश्योरेंस कराता है और उसमें वो ये बात छुपा लेता है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा अपने फैक्ट्री की वायरिंग को बदलने के लिए नोटिस दिया गया है क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा है। अगर वो इस बात को छुपा कर इंश्योरेंस करा लेता है और बाद में शॉर्ट सर्किट से ही आग लग जाती है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है, तब इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम देने से मना कर देगी, क्योंकि इसने एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें कि उसे नुकसान का खतरा पहले से ही है, इसकी चेतावनी दी गई थी, उसको छुपाते हुए उसने इंश्योरेंस कराया है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस का है वो है अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ
इंश्योरेबल इंटरेस्ट, या इसे हिंदी में बीमा योग्य हित का सिद्धांत कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कराने वाले व्यक्ति या बीमित व्यक्ति, इंश्योर्ड पर्सन का जिस चीज़ में का बीमा वो कराता है, जैसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी उसने कराई, तो ऐसी स्थिति में जिस चीज़ का वो फायर इंश्योरेंस करा रहा है वो उसकी स्वयं की निजी संपत्ति होनी चाहिए। हम किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार की संपत्ति का बीमा नहीं करा सकते। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए गैम्बल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। जब किसी व्यक्ति का किसी चीज़ में कोई नुकसान होने की संभावना न हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति की सुरक्षा से लाभ होता है और उसकी हानि पर निजी हानि उठानी पड़ती है, तो इसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर उस चीज़ का मालिकाना हक हमारे पास होना आवश्यक होता है। तो यदि हमारे पास किसी बीमा कराते समय कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और हम उसके लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो ये एक फ्रॉड माना जाता है और इसके लिए कानून से कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कोई भी क्लेम देने से मना कर देती है। जैसे कि एक फैमिली के व्यक्ति एक दूसरे का बीमा करा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, कौन किसका करा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक परिवार में 4 लोग हैं, उसमें मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, तो ये चारों लोग एक दूसरे का बीमा करा सकते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा में उनका हित भी जुड़ा हुआ है। अब एक दूसरी फैमिली की बात करते हैं जहाँ पर कि इस 4 लोगों के साथ में उनके चाचा चाची और उनका परिवार भी है। तो 4 लोग हमारे परिवार के और 4 लोग दूसरे परिवार के भी हैं। तो हम अपने चाचा चाची के परिवार के किसी भी मेंबर का बीमा नहीं करा सकते क्योंकि उनके एक अलग फैमिली माना जाता है और हमारी फैमिली को अलग फैमिली माना जाता है। तो इस स्थिति में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं माना जाता है कानूनी दृष्टि से। लेकिन हमारे जो पुराने विचार हैं, पारिवारिक स्थिति, उसके अनुसार हमारा हित होता है, लेकिन कानून की दृष्टि में 2 अलग परिवार से माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इसी प्रकार से यदि हमारी कोई संपत्ति है, एसेट है, तो उसके संबंध में भी हमें देखना होगा कि हमारे किसी फैक्ट्री के संबंध में यदि हम इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए तो हमें नुकसान होता है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें हमारा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ए फैक्ट्री प्रीमिसेस, then the lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory because he has financial interest in the factory premises। यहाँ उदाहरण में बताया गया है कि यदि किसी कारखाने के मालिक ने बैंक से लोन लिया है, तब ऐसी स्थिति में बैंक यानी लेंडर उस फैक्ट्री के सुरक्षा के लिए, बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है क्योंकि उस बिल्डिंग की सुरक्षा से उसके लोन की रिकवरी के हित जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर यह माना जाएगा कि उसका इंटरेस्ट अवेलेबल है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका छुपा हुआ है, इसलिए वो ये पॉलिसी ले सकता है, जबकि वो मालिक नहीं है, उसके बावजूद लिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट किस प्रकार से जनरेट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। जब किसी संपत्ति के नुकसान से हमें भी नुकसान होता है तो इस स्थिति में इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड in the same financial position as he was before the loss। यहाँ पर बताया गया है कि बीमा लाभ कमाने का कोई साधन नहीं है। इसका उद्देश्य होता है, बीमा का उद्देश्य होता है कि बीमा कराने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को उसी स्थिति में वापस लाया जाए जब जैसी स्थिति में वो हानि से पहले था।
इसलिए यहाँ पर हानि की पूर्ति की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर ₹2 लाख अगेंस्ट फायर, यानी एक व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री का 2 लाख रुपए का बीमा कराया। ड्यू टू फायर ही सफर्ड ए लॉस ऑफ ₹1 लाख, आग लगने से 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट हिम ₹1 लाख ओनली एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पर चूंकि नुकसान 1 लाख रुपए का ही हुआ है, तो ऐसी स्थिति बीमा भले ही 2 लाख का कराया लेकिन नुकसान उससे कम का हुआ है, तो बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी केवल कंपेंसेट करती है लॉस के वैल्यू के बराबर। तो इसमें 1 लाख रुपए का ही क्लेम सैंक्शन किया जाएगा भले ही आपने बीमा 2 लाख का कराया हो। बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपेंसेट फॉर लॉस एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि बीमा लाभ कमाने के लिए नहीं होता बल्कि हानि की पूर्ति के लिए कराया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये सिद्धांत जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु से होने वाले हानि का मूल्य निकालना संभव नहीं होता है। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। The principle of contribution is corollary the principle of indemnity. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. Separately, he cannot claim total loss from each insurer. The insurer contributes to the total loss in proportion to the amount assured by each. यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि किसी संपत्ति के बदले में एक व्यक्ति एक से अधिक बीमा पॉलिसी लेता है, अलग अलग कंपनियों से लेता है, तब उस संपत्ति के लिए नुकसान होने पर प्रत्येक कंपनी से पूरी राशि का क्लेम नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी स्थिति आने पर बीमा कंपनियां अपने आपसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर टोटल लॉस का पेमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹1 लाख विथ इंश्योरर ए। यहाँ पर ए नाम की बीमा कंपनी से हमने अपने मकान का 1 लाख का बीमा कराया, एंड फॉर ₹50,000 विथ इंश्योरर बी, और 50,000 रुपये का बीमा एक बी नाम की इंश्योरेंस कंपनी से कराया है, तो टोटल हमारे मकान का बीमा कितने का कराएगा? 1.5 लाख का। ए लॉस ऑफ ₹75,000 अक्योर्ड, हमारे मकान को आग से नुकसान हो गया, 75,000 का हमें लॉस उठाना पड़ा। देन ए इज लाइबल टू पे ₹50,000 एंड बी इज लाइबल टू पे ₹25,000। तब ऐसी स्थिति में 75,000 का ए से और बी से 50,000 का हम क्लेम नहीं मांग सकते, क्योंकि टोटल लॉस की वसूली सभी कंपनियां मिलकर कर चुकाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों कंपनियों के द्वारा अपने आपसी प्रपोर्शन में इस लॉस को बियर किया जाता है। तो दोनों का प्रपोर्शन कितना हुआ? ए कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस कराया और बी से 50,000 का किया है, तो दोनों का रेशो है 2:1। तो जो 75,000 की लॉस है वो 2:1 के रेशो में वो आपस में बांटेंगे, तो इस प्रकार से 50,000 और 25,000 का रेशो आता है। इसी को यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन से दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसे प्रस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रस्थापन यानी क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपेंसेशन, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, the right of ownership of such property passes on to the insurer. This is also a corollary
to principle of indemnity because once the compensation is given later on, if insured realizes some money by sale of damaged property, that will bring profit for him, and insurance is not a contract of profit making. यहाँ पर हमें बताया गया है प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या होता है कि जब बीमा कंपनी कंपेंसेशन का पेमेंट कर देती है, तब ऐसी स्थिति में जिस संपत्ति के बदले में लॉस हुआ था उस एसेट या संपत्ति पर, उस वस्तु पर बीमा कंपनी का अधिकार हो जाता है, और उस वस्तु पर वो अधिकार करने के बाद उसे बेचकर उससे अगर कुछ पैसा कमा लेती है तो वो पैसा बीमा कंपनी को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर कंपेंसेशन लेने के बाद बीमा कराने वाले व्यक्ति का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बचा है, और इस प्रकार से जब अधिकार बदलता है तो इसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री ड्यू टू फायर, he suffered a loss of rupees 1 lakh and he gets the compensation for the same. Later on, half burnt goods were sold for rupees 10,000. Then this 10,000 will be kept by insurance company and not by insured because insured has already got full compensation for the loss. यहाँ पर हम उदाहरण में बताया है कि किसी व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री के लिए एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आग लगने से उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और उतने पूरे पैसे का उसको कंपेंसेशन भी मिल गया है। बाद में इसमें से आधा जला हुआ माल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 10,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो इसे बेचने से जो 10,000 रुपीज़ मिले हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को ही मिलेंगे, क्योंकि उसने उस लॉस के संबंध में फुल कंपेंसेशन का पेमेंट कर दिया था। 6th है प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। इसे हम निकटतम कारण का सिद्धांत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मैं बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार ये देखा जाता है कि जो नुकसान का कारण है, हानि का कारण है, जो लॉस ऑफ रीजन है, लॉस का जो रीजन है वह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के किस सब्जेक्ट से संबंधित होता है। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरेंस कैन डिनाई टू पे द कंपेंसेशन। यानी कि जब कोई कंपनी बीमा करती है तो वो किसी कारण से होने वाली हानि के बदले में ही कंपेंसेशन करने के लिए जवाबदार होती है। इसलिए जब कोई लॉस होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो किस कारण से लॉस हुई है। यदि लॉस का कारण इंश्योरेंस पॉलिसी में दिए गए कारण से अलग हटकर होता है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन देने से मना कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेंडिंग द व्हीट बैग्स and on the way if a rat spoiled the wheat, then no compensation will be given because under marine insurance the cause of loss should be sea perils and not the rat. यहाँ हमें बताया है कि एक बीमा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। इसमें वो अपने गेहूं के बोरों को भेज रहा है और जहाज में एक चूहे के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में नुकसान का जो कारण है वो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें कि समुद्र के कारण होने वाली हानियाँ से आता है, उसमें ही कंपेंसेशन मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर समुद्र के कारण कोई हानि नहीं हुई है, ये हानि चूहों के कारण हुई थी जो कि इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते। तो इस नुकसान का पेमेंट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी मना कर सकती है, उसे मना कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि हानि के शमन का सिद्धांत। शमन यानी भुगतान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम careless of his property after taking insurance policy. It is the duty
of the insured to make a reasonable effort and take all available precautions to save the insured property। यहाँ पर हमें बताया गया है कि बीमा कराने के बाद में बीमा कराने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि बीमा कराने वाले व्यक्ति को बीमा कराने के बाद भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वही सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि वो तब बरतता या तब रखता जबकि उसने कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली होती। तब अपने नुकसान को बचने के लिए उसके द्वारा जो जो प्रयास किए जाते वे सभी कार्य उसे बीमा कराने के बाद भी करना होंगे, अन्यथा ये पॉलिसी अवैध साबित हो जाएगी और इस स्थिति में कोई नुकसान होने पर कोई पैसा पेमेंट नहीं किया जाएगा कंपेंसेशन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ टेकन फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस एंड व्हेन फायर ब्रेक्स आउट, he should take all the measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire because he will get compensation from insurance company। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में बताया है कि एक व्यक्ति ने अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और उसके घर में आग लग जाती है, तब इस आग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वो पूरे प्रयास करता है। तब ऐसी स्थिति में उसे फायर इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन का भुगतान करेगी, लेकिन इसकी बजाय वो आग लग जाने पर सिर्फ देखता रहे और उससे नुकसान को कम करने की या रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, तब इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई पेमेंट नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पर बीमा कराने के बाद भी बीमा कराने वाले व्यक्ति की जवाबदारी खत्म नहीं होती है, उसे वे सारे प्रयास करना होंगे जो वो तब करता जबकि उसने कोई बीमा नहीं कराया होता। यदि इस सिद्धांत को बीमा कंपनी फॉलो नहीं कराएंगी तो लोग जानबूझकर अपने संपत्ति में नुकसान करेंगे और जो चीज़ बिक न रही हो, दुकानदार या व्यवसायी लोग जो वस्तु को सेल न कर पा रहे हों या जिनकी मार्केट वैल्यू घट गई हो, उन्हें खुद नष्ट करके बीमा कंपनी से पैसा लेने लगेंगे। तो इस प्रकार से बीमा कंपनियां तो बर्बाद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आज हम के इस वीडियो में हमने पढ़ा है इंश्योरेंस कराने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में इंश्योरेंस और अश्योरेंस क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।